फिर जगदीश लेखक से पूछता है, बताइए सर, यक्षिणी को श्राप क्यों मिला? लेखक जगदीश के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, यह जानने के लिए आपको मेरी किताब के दूसरे भाग के आने का इंतजार करना होगा, समझिए। सर, किताब बेचने के लिए यह एक अच्छी मार्केटिंग रणनीति है। ऐसा जरूर होगा जगदीश, मैं किताबें बेचता हूं और उस एक किताब के साथ मैं अपना दर्द भी बेचता हूं, इसलिए मैं उन आंसुओं के पैसे जरूर लूंगा। बस एक बात ध्यान में रखना, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, उसे बुरा बनाया जाता है। मतलब यक्षिणी बुरी नहीं थी, उसे बुरा बनाया गया था। न सर, मैंने तुमसे कहा था कि अब मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जो भी तुम जानना चाहते हो तुम किताब का दूसरा भाग पढ़कर जान जाओगे। बात करते करते लेखवा की सिगरेट बुझने वाली थी खत्म, इसमें सिर्फ 1 या 2 सेल बचे थे। जगदीश हिचकिचाता है और लेखक से फिर पूछता है, सर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? आप सुनने वाले नहीं है? न पूछिए। सर, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप यक्षिणी को बहुत करीब से जानते हैं। क्या आपने कभी यक्षिणी को देखा है? सवाल सुनकर लेखक चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर भाव देखकर ऐसा लगता है जैसे वह किसी सोच में खोया हुआ है और उसे कुछ याद आ गया जो वह जगदीश को नहीं बताना चाहता था। लेखक पर दबाव डालते हुए जगदीश पूछता है, क्या हुआ सर, आप चुप क्यों हो गए? मुझे बताइए कि क्या आपने कभी यक्षिणी को देखा है? क्या आपका कभी यक्षिणी से सामना हुआ है? क्या कभी? लेखक सिगरेट का कश खींचता है और धोरे से कहता है, मैंने यक्षिणी से मुलाकात नहीं की है, लेकिन मैंने खुद यक्षिणी से बातचीत की है। लेखक ने अभी इतना ही कहा था कि फोन बंद हो गया। लेखक अपने मोबाइल की तरफ देखते हुए कहता है, यह क्या है? फोन कैसे बंद हो गया? लगता है नेटवर्क गायब हो गया है। गांव में भी मुझे यही समस्या है। मुझे नहीं पता कि नेटवर्क कब आता है और कब चला जाता है। यह कहते हुए लेखक अपनी कुर्सी के पास रखी बैसाखी के सहारे खड़ा हो जाता है। वह लेखक लंगड़ा था। उसका एक पैर ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वह लंगड़ाकर चलता था। लेखक बैसाखियों के सहारे कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि कमरे की लाइट अपने आप जलने और बुझने लगी। लेखक कमरे में लगे बल्ब की तरफ देखते हुए कहता है, अब लाइट को क्या हो गया? अचानक कुछ ही देर में लाइट पूरी तरह से बुझ जाती है और कमरे में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। इतना अंधेरा कि लेखक को अपने हाथ और पैर भी दिखाई नहीं देते। आज क्या हो रहा है? क्या वो कहीं से आई है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं आ सकती। लेखक ने अभी खुद से ये कहा ही था कि कमरे का दरवाजा जो बंद था अपने आप खुल गया। दरवाजे के बाहर से एक हल्की सफेद रोशनी आ रही थी। लेखक जल्दी से बैसाखी के सहारे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी कोई उसका पैर पकड़ता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। मेरा पैर! लेखक धीरे से अपने पैर की तरफ देखने लगता है, लेकिन इतना अंधेरा था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही लेखक ने अपने पैर की तरफ देखा तो उसने देखा कि वो नीचे गिर गया। लेखक अपना हाथ अपने पैर पर रखता है। उसे एहसास होता है कि उसका हाथ किसी और के हाथ पर रखा हुआ था। लेखक डर जाता है और जल्दी से अपना हाथ अपने पैर से हटा लेता है। फिर उसे एहसास होता है कि अब कोई भी उसका पैर नहीं पकड़ रहा था। लेखक जितनी तेजी से हो सकता है दरवाजे की ओर रेंगना शुरू कर देता है। लेखक दरवाजे की ओर चलना शुरू करता है। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कुछ ही देर बाद दरवाजे के बाहर लेखक की दर्द से कराहने की आवाज सुनाई देती है। स्कैनर। कानों में हेडफोन लगाए युग पॉकेट एफएम कहानी पर भूत की कहानी मैद एक श्राप सुन रहा था। सुनते हुए युग खिड़की के बाहर दिखाई दे रही मेघालय की गारो पहाड़ियों की खूबसूरत घाटियों का आनंद ले रहा था।
वही गारो पहाड़ियां जिनका नाम तिब्बती और बर्मी जनजाति गारो के नाम पर रखा गया था। गारो पहाड़ियां गनीस चट्टान से बनी है। पहाड़ चारों तरफ से सफेद बादलों से घिरे हुए थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ बादलों की सफेद चादर से ढके हुए हों। युग उन बादलों को देखते देखते सो गया। युग अभी कुछ देर पहले ही सोया था जब उसे एहसास हुआ कि कोई उसका हाथ छू रहा है। कोई बार बार युग का हाथ पकड़कर हिला रहा था। चुन हताश होकर उठ जाता है और जब वह अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके चेहरे के ठीक सामने एक बूढ़े आदमी का चेहरा था जो बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रहा था। बूढ़ा आदमी एक गंदी सफेद धोती पहने हुए था। उसके पैर और टांगें कांप रही थीं। युग सोचने लगा कि पहले तो यह बूढ़ा आदमी मेरे सामने नहीं बैठा था, फिर अचानक से यह कैसे आ गया जबकि ये सारी सीटें खाली थीं। अगले ही पल युग को इस सवाल का जवाब मिल जाता है और वह मन ही मन सोचता है कि लगता है कि जब मैं सो गया था तब यह आकर बैठ गया, लेकिन मुझे तुमसे कुछ काम था इसलिए तुम्हें जाना पड़ा। पुरु आश्चर्य से कहता है, तुम्हें क्या काम था? मैं उलझन में पड़ गई। बेटा, मैं जानना चाहती थी कि अभी समय क्या हुआ है। यह सुनकर युग का दिमाग घूमने लगा और वह मुस्कुराते हुए अपने बिस्तर की ओर देखने लगा। शोर मचाते हुए उसने पूछा कि यह क्या हरकत है? जया, इसका मतलब मेरा स्टेशन 1 घंटे बाद होगा। युग कुछ नहीं बताएगा और काम पूरा करने के लिए जाग रहा है। बिंदुजा की तरह तुम कहाँ जा रही हो? फिर उसने पूछा, क्या है? तुम भी दीपचर जा रही हो? जहां हो उसके सामने मुंह बनाते हुए उसने कहा, कोई बात करने वाला मिल जाए तो जल्दी करो सर। दीदार में कहा जा रहे हो? बंगा गांव मंडी पाचर से 5 किलोमीटर दूर है, मैं वहीं जा रहा हूं। क्या बंगला मुद्रा में आपके कोई रिश्तेदार है? नहीं, गांव में नहीं, पर वे मेरे गांव में रहते हैं। यह क्या है बेटा? जब आपके रिश्तेदार गिकानुया गांव में रहते हैं तो आप बंगला मुद्रा गांव क्यों जा रहे हैं? यह सवाल सुनकर युग चुप हो गया। ऐसा लगा जैसे उसने किसी चीज पर हाथ रख दिया हो। उसने कुछ ऐसा पूछा था जो शायद उसे खुद भी नहीं पता। बूढ़ा आदमी अपनी बात से मुकरते हुए कहता है, आपने मुद्रा गांव के बाहर करोड़पति पहना है। मैं पुलिस अधिकारी नहीं हूं। मुझे आश्चर्य है कि अंग्रेजों की अपनी श्री कोठी जिसे कनिस्तान घर बना दिया गया था, लेकिन पिछले 1 साल से बंद है। हाँ, बंद है, लेकिन अगर तुम नहीं सोए तो मैं आज रात ही वह कोठी खोल दूंगा। कर्ण, तुम्हें उमई कोठी के बारे में नहीं पता था? नहीं जयापा, तुम्हें साफ साफ कहना चाहिए था कि अगर तुम बचपन में उस गांव में रहे होते तो तुम्हें पता चलता कि यक्षिणी किसी नदी के पास रहती थी। अगर बूढ़ा आदमी अपनी कहानी बताता है तो उसके पास एक नहीं बल्कि 2 गवाह है। पहला है किश्नोई नदी और दूसरी सेमाई कोठी। युग आश्चर्य से कहता है, तुमने क्या कहा? मैंने उसे इस कोठी के पास भी घूमते देखा था। दक्षिणी, हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात को वह महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाकर उन्हें मार देती थी और उनका खून बहा देती थी। इसका मतलब है कि बचपन में पापा ने जो कहानी मुझे सुनाई थी वह कहानी नहीं बल्कि हकीकत थी। हिंदुजा, तुम किस कहानी की बात कर रहे हो? अजीत की यादों में लड़की के शब्द काले पर गए हैं। उसे वह पल याद है जब वह 10 साल का था और अपने पिता से बात कर रहा था। पापा, आप क्या कर रहे हैं? मैं एक कहानी लिख रहा हूं। मैं आपको यक्षिणी की कहानी सुनाना चाहता हूं। नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो इसे सुनना बेहतर होगा। युग उदार हो जाता है और कहता है, मुझे यक्षिणी की कहानी सुनाओ। मैं नहीं सुनाऊंगा, मैं वादा करता हूं। आप बस इतना ही कहो कि मैं अब बड़ा हो गया हूं और बड़े बच्चे डरते नहीं हैं, वे मुझे पीटते हैं। मुझे एक यक्षिणी की कहानी बताओ। युग जिद करने लगता है और उसके पिता उसकी जिद के आगे झुक जाते हैं और उसे एक यक्षिणी की कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। यक्षिणी चुड़ैलें 7 थीं। युगानी के पिता के बारे में क्या?
यहाँ हमेशा मिलने वाली यक्षिनियां जंगलों में या पानी वाले स्थानों के पास पाई जाती है। और सुभानी भी भूमाफियाओं को, जो अनवस्या के दिन आते जाते थे और जो रात को बाहर नहीं निकलते थे, पैसों के जाल में फंसाकर उन्हें अपना शिकार बना लेती थी। कहा जाता है कि यक्षिनियों को फूल और लीक इतने पसंद होते हैं कि वे हमेशा फूल खाती थीं, जिनका वे शिकार करती थीं। वे पहले उन्हें खाना देती थीं। मैं खाने बैठ गई पापा। वह इसलिए बैठ गई क्योंकि उसने उस खाने में ऐसा मंत्र पढ़ा था कि जो भी आदमी वहां बैठता वह उसके अंदर चला जाता। इस तरह ऐसा करते हुए आदमी के बीच में युग बीत जाते हैं। जब वह बार बार सवाल सुनता है तो क्या होता है, सांप का पिता भी बेटा ही है। अब कहानी पर ध्यान दें। ठीक है पापा, फिर क्या हुआ? यक्षिनी संभोग करने के बाद अपने असली रूप में वापस चली जाती थी। पक्षी की नास्ती की ध्वनि इतनी तीव्र होती है कि उसे देखकर किसी का भी दिल धड़कना बंद हो जाता है। अपने असली रूप में आने के बाद यक्षिनी अपने शिकार के दिल से खून चूस लेगी। तो उसने ऐसा क्यों किया पापा? वह दुष्ट थी। नहीं बेटा, यक्षिनी बहुत अच्छी औरत नहीं थी, वह किसी दूसरी दुनिया से आई औरत जैसी थी। तो पापा, वह भी पुरुषों की साथी थी। सुम के पिता को कुछ याद आता है। बेहा का जन्म श्राप के कारण हुआ था। घटना यह थी कि युग बेहा पूरा हो गया है, अब आज उसे 1 प्लेट खाना खाना है। युग अपनी मां को मना करता है और कहता है, नहीं सर, मैं कभी खाना नहीं चाहता। मैंने पापा से एक कहानी सुनी है। तुमने क्या कहा? क्या तुम कहानी सुन रहे हो? तुम्हारे पापा जानते हैं कहानियां लिखने और घर में घुसने के अलावा कुछ नहीं। जब मैंने उसे देखा तो वह दिन भर कहानियां लिखता रहता है। वह पहले से ही बिगड़ा हुआ है और तुम्हें भी बिगाड़ने पर तुला हुआ है। मेरे प्यारे पति की जय हो। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ बनाऊंगा। नहीं, मैं नहीं जा रही। कहानी खत्म होने के बाद। तुमने क्या कहा? तुम नहीं आ रही? लगता है मुझे जाना ही पड़ेगा। बेलन भी ले लो। ढोल बजने की आवाज सुनाई देने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो युग के कमरे से पुना की मां आ रही है। थोड़ी देर में सुनकी भी हाथी में बेसन लेकर उस कमरे में आ जाती है। पुरा अपनी मां का चेहरा नहीं देख पाती क्योंकि उसकी मां का चेहरा बचपन की पार्टी से मिट चुका था। उसे नहीं पता था कि उसकी मां कैसी दिखती थी। उसे अपनी कही हुई हर बात याद थी लेकिन अपनी नहीं चेहरा। युग की मां ने उसका कान पकड़ते हुए कहा, बेटा तुम क्या कह रहे थे कि तुम्हें खाना नहीं मिला? एक बार और। यहां घर है, भूल जाओ। और वह कांप रहा था। अरे बेटा, तुम कहाँ गए थे? क्या तुम ठीक हो? और तुम मामा क्यों कह रहे हो? अरे बेटा, युग ने बूढ़े आदमी को जवाब दिया, कुछ नहीं बाबा, मैं ठीक हूं। मैं डर गया था। युग बूढ़े आदमी की आंखों में देखता है और कहता है, बाबा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था। क्या वह यक्षिनी अभी भी पुरुषों को अपना शिकार बनाती है?